हेलो एवरीवन, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले। मुझे पता है कि ये रेलवे का जो एयरपोर्ट का लेक्चर आया है, इस लेक्चर को आने में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट कुछ कंडीशन इस तरीके से थी। अब मैं कोशिश करूंगा हर दूसरे से तीसरे दिन आपको एक लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाए, कम से कम दूसरे से तीसरे दिन। और जैसे ही थोड़ी कंडीशंस बेटर होती हैं, मैं चाहूँगा कि डेली आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिले। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रनवे ओरिएंटेशंस या रनवे प्लानिंग। तो यदि मैं रनवे प्लानिंग या रनवे ओरिएंटेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले समझना हमें जरूरी है विंड रोज डायग्राम को। तो इस चैप्टर में हम विंड रोज या इस लेक्चर्स में मैं बात करूँ, आपको विंड रोज डायग्राम की ही मैं बात करने वाला हूँ कि विंड रोज डायग्राम होता क्या है, किस तरीके से होता है, हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पर इस वाले चैप्टर में आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पर विंड रोज डायग्राम की यहाँ पर बात की जा रही है और मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। ठीक है, अगेन अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि विंड रोज डायग्राम होता क्या, या रनवे का ओरिएंटेशन जो है वो रनवे ओरिएंटेशन होना कैसा चाहिए। रनवे का ओरिएंटेशन जो है वो रनवे का ओरिएंटेशन होना कैसा चाहिए, इस बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ रनवे ओरिएंटेशन, रनवे ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड ये आता है हमारे दिमाग में कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है कोई चीज़। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका उसका बिहेवियर कैसा है या उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है। अगर मैंने बोला कि आपका ओरिएंटेशन इस समय स्क्रीन की तरफ है, मतलब आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो वो डायरेक्शन जहां से रनवे में लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस किए जाएंगे, कौन से लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन किए जाएंगे, वो डायरेक्शन हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, ओरिएंटेशन। तो रनवे ओरिएंटेशन की बात करते हैं। और रनवे आप जानते हैं, रनवे एयरपोर्ट में एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर उड़ान भरने के पहले और उड़ान भरने के बाद हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो थोड़ी देर तक चलता है, तो वो हमारा कहलाता है रनवे। तो रनवे भी स्पेसिफिक होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी। क्यों डायरेक्शन क्यों स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि रनवे पर विंड आएगी, इस तरीके से विंड आएगी। ठीक है, यदि ये रनवे का डायरेक्शन है तो रनवे पर क्या होगा, विंड आएगा। अगर विंड इस तरफ से है और इस तरफ से है, अगर अलग अलग डायरेक्शन से आएगा या यहाँ से आ रहा है और एयरक्राफ्ट आपका इस तरीके से जा रहा है, तो आपको देखना होगा कि जो ये विंड है वो आपका किस तरीके का इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि ये विंड जो है आपके, जो आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट में क्या होता है, विंग्स होते हैं, ये विंग्स होते हैं और ये विंग्स इस तरीके से अप लिफ्ट एंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट करते हैं थोड़े से। क्यों, जिससे कि एयरक्राफ्ट को उड़ने में और लैंडिंग करने में या फिर टेक ऑफ करने में या लैंडिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये विंग्स थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। और डिफरेंट एयरक्राफ्ट का बात करें तो डिफरेंट एयरक्राफ्ट का जो वेट होगा वो डिफरेंट होने वाला है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रनवे ओरिएंटेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि हमें किस तरीके से, क्योंकि यदि मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि अगर मेरा एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में टेक ऑफ करना चाहता है, ये डायरेक्शन में टेक ऑफ करवाना चाहता है, तो यहां से विंड आ रहा है तो इसको ये रोकने की कोशिश करेगा, तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी और हमें लॉन्ग लेंथ में चलना होगा। जैसे कि बॉलर रनर अप लेते हैं बॉल डालने से पहले, उसी तरीके से इसको टेक ऑफ करने के पहले क्या करना, रन अप करना पड़ेगा और रन अप करने के लिए हमें लेंथ ज़्यादा चाहिए पड़ेगी। या फिर इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर हम विंड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गई या किसी भी डायरेक्शन में हो गई, तो हो सकता है कि रनवे लेंथ कम भी रिक्वायर्ड हो। तो हमें वो डायरेक्शन देखनी है जहां से रनवे लेंथ कम रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज, साल भर में हवा का डायरेक्शन डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हवा यहाँ पर आ सकती है। तो हमें एक ऐसा सुटेबल डायरेक्शन देखना है जहाँ पर मोस्टली हवा रनवे के फेवर में मिले, जो हमें टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशंस में हमें क्या करे, हेल्पफुल रहे। तो ऐसी हवा की डायरेक्शन हमें यहाँ पर देखनी है, इसलिए रनवे का ओरिएंटेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि रनवे ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रनवे यूजुअली ओरिएंटेड, अगर हम बात करते हैं रनवे को यूजुअली ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड का मतलब समझ में आया। प्रिवेलिंग विंड का मतलब है कि एक ऐसी विंड डायरेक्शन जहां पर लगातार हमारा
डायरेक्शन एक समान रह रही है, मैक्सिमम टाइम डायरेक्शन सही मिल रही है, जिससे हमारा टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस प्रॉपर हो जाए। ठीक है, अगेन अगेन हम बात कर रहे हैं द हेडविंड। एक कहलाता है हेडविंड। हेडविंड का मतलब क्या होता है? हेडविंड का मतलब वो विंड है द डायरेक्शन ऑफ विंड, उस विंड का डायरेक्शन है द डायरेक्शन ऑफ विंड विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ landing and takeoff and it provides takeoff। ठीक है, landing and takeoff and it provides greater lift to the wings of aircraft during takeoff। ठीक है, and takeoff and during landing it provide braking effect ड्यूरिंग लैंडिंग इट प्रोवाइड ब्रेकिंग इफेक्ट। अगर ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? इस कंपोनेंट के कारण हैंस लेंथ ऑफ रनवे रिक्वायर्ड इज लेस। ठीक है, रनवे रिक्वायर्ड इज लेस। हमें जो है लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी रनवे की, इस कारण से वो हमें क्या करनी पड़ेगी? लेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसा डायरेक्शन, हेडविंड डायरेक्शन देखना है जहां पर हमारा टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशंस में हमारा फायदा मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें कि विंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तीसरा पॉइंट, विंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in landing and take off operation। तो अगर हम बात करें हेडविंड कंपोनेंट क्या होगा? विंड का वो कंपोनेंट जो विंड की वो डायरेक्शन जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ है। अगर मैं बात करना चाहूं इस वाले डायरेक्शन में कि ये हमारा एक रनवे है और ये हमारा टेक ऑफ का डायरेक्शन है, ये टेक ऑफ है, और ये हमारा लैंडिंग का डायरेक्शन है। ये हमारा किसका है? लैंडिंग का डायरेक्शन है। तो यदि हम बात करें लैंडिंग और टेक ऑफ की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कौन सा होता है? हेड विंड कंपोनेंट होता है। कौन सा होता है? हेड विंड कंपोनेंट यहां पर इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि अगर हम बात करें लैंडिंग और टेक ऑफ, अगर हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कर दें तो हम क्या होगा? लॉन्ग रनवे। इफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ टेक प्लेस along wind direction, that is then runway length required will be more। runway length required will be more। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकेगा कि रनवे की लेंथ अगर लैंडिंग और टेक ऑफ जो डायरेक्शन है वो विंड के डायरेक्शन, हेड विंड के डायरेक्शन में हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है कि विंड के डायरेक्शन में हो रहा है, तो रनवे लेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड होगी या कम रिक्वायर्ड होगी? तो हम बोलेंगे मोर। लेकिन अगर अपोजिट टू द लैंडिंग एंड टेक ऑफ डायरेक्शन हो रही है, विंड का डायरेक्शन अपोजिट टू द लैंडिंग एंड टेक ऑफ डायरेक्शन है, तो उस समय रनवे लेंथ क्या चाहिए पड़ेगा? कम चाहिए पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना है। ये रनवे ओरिएंटेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी समझ लो, उसके बाद विंड रोज डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? पहला, क्रॉस विंड कंपोनेंट। अब देखो, आपने बोला कि जो रनवे है, रनवे का डायरेक्शन है वो एक ऐसे विंड के डायरेक्शन में हो रहा है जो मोस्टली यहां पर बह रहा हो। मान ली ये है, ये सेंटर लाइन है,
ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ रनवे, अलाइनमेंट ऑफ रनवे, रनवे का अलाइनमेंट है। तो यदि आपने देखा है तो आपका जो विलो है, जो एयर है, एयर का डायरेक्शन मोस्टली रनवे के अलाइनमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, यही बोला आपने। बट जो अलाइनमेंट इस तरीके सेंट्रल लाइन है और विंड भी इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। बट होता क्या है, क्या साल भर ऐसा कंपोनेंट मिलना जरूरी है कि इसी तरीके से होगा विंड का अलाइनमेंट, कि हमेशा अलाइनमेंट के डायरेक्शन में होगा, पूरे समय इसी डायरेक्शन में होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार विंड हमेशा कुछ एक एंगल पे ब्लो हो रहा है। अगर मान लीजिए विंड की जो स्पीड है v है, और ये v स्पीड क्या हो रहा है एक एंगल पे, किससे? अलाइनमेंट से एक एंगल पे। अगर अलाइनमेंट से एक एंगल पे हो रहा है तो इस विंड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा v cos थीटा और एक आएगा आपका v sin थीटा। दो कंपोनेंट आएंगे या नहीं? तो ध्यान रखिएगा, वो कंपोनेंट जो रनवे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट जो रनवे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? CWC, क्रॉस विंड कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? CWC, क्रॉस विंड कंपोनेंट। और ये क्रॉस विंड कंपोनेंट के लिए कुछ परमिसिबल वैल्यू दी गई है। परमिसिबल वैल्यू का मतलब, अगर ये कंपोनेंट इस तरफ से आ रहा है और एयरक्राफ्ट यहां से लैंडिंग कर रहा है, तो ये एयरक्राफ्ट की स्पीड को हिंडर करेगा, कुछ ना कुछ हिंडर करेगा। ये इसको लेटरली शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, और इसके कारण एयरक्राफ्ट की जो लैंडिंग और टेक ऑफ की पॉलिसीज हैं, जिसमें विंग्स अप एंड साइड से क्या हो रहा है, ये विंग्स हैं, ये विंग्स यहाँ पर हैं, ये इस तरीके से है विंग्स, और यहाँ पर इस तरीके से, तो विंग्स के मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्रॉस विंड कंपोनेंट भी हमें देखना पड़ता है कि वो कंपोनेंट, विंड का वो कंपोनेंट, हम बोलते हैं साल भर हमारा जो विंड का डायरेक्शन होगा अलाइनमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा, वो क्या हो सकता है, उससे किसी एंगल पर हो सकता है। और जब एंगल पर होगा तो उस समय विंड का एक कंपोनेंट जो रनवे के अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर आने वाला है, रनवे के अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर आने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस विंड कंपोनेंट। और इस क्रॉस विंड कंपोनेंट की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू FAA द्वारा, मतलब फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एविएशन, ठीक है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविएशन, उनके द्वारा कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी गई हैं, वो वैल्यू आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि ए विंड कंपोनेंट, अगर हम बात में क्रॉस विंड कंपोनेंट को क्या लिखें? when wind is blowing at a certain angle from center line of runway, then its component perpendicular to the runway direction is said to be cross wind component, and this interrupt the safe landing and takeoff operation. ये क्या होता है? सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखिएगा जो लिखा हुआ है, v क्या है? v स्पीड ऑफ विंड है। v क्या है? स्पीड ऑफ विंड। और यहाँ पर v साइन थीटा जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू सेंटर लाइन। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू सेंटर लाइन क्रॉस विंड कंपोनेंट बोला जाता है। जबकि v cos थीटा क्या है? अलोंग द रनवे लेंथ, रनवे लेंथ के पैरेलल, या फिर अलोंग द रनवे लेंथ हम बात करते हैं, वो हमारा क्या है? v cos थीटा होने वाला है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्रॉस विंड कंपोनेंट कई बार पूछा गया है। अब क्रॉस विंड कंपोनेंट जो है वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया किस पे? साइज ऑफ एयरक्राफ्ट और विंग का कॉन्फ़िगरेशन, के विंग किस तरीके से यूज किए गए हैं। तो अगर हम बात करें, CWC डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पर डिपेंड्स करता है? ध्यान रखिएगा, साइज ऑफ एयरक्राफ्ट, और दूसरा ये डिपेंड करेगा
दूसरा ये डिपेंड करेगा विंग का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। विंग का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर हम बात करते हैं तो एज पर FAA फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविएशन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं FAA के अकॉर्डिंग बोला गया है फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट CWC की जो परमिसिबल वैल्यू है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 kmph, यानी 10 माइल पर आवर्स, ठीक है, अगर हम बात करें 15 kmph से। और अगर हम बात करें फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक, अब यहाँ मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब समझ में आ रहा है। मिक्स ट्रैफिक का मतलब कुछ जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो पैसेंजर के होते हैं, कुछ केवल कार्गो होते हैं, कुछ अलग हैवी होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो CWC कंपोनेंट जो है वो 25 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी वैल्यू बात करते हैं 15 माइल पर आवर्स बोला गया है, ठीक है। सी अगर हम बोलें एज पर ICAO, ठीक है, आपको बताया था ICAO क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एज पर ICAO फॉर बिग एयरक्राफ्ट के लिए जो CWC कंपोनेंट लिया गया है वो 35 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली हम जो वैल्यू मान करके चलते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम मिक्स ट्रैफिक के लिए CWC की वैल्यू मान करके चलते हैं और वो 25 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्रॉस विंड कंपोनेंट कितना लेंगे। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जो पूछा जा सकती है, वो क्या है, सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है, विंड कवरेज। देखो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर आपने इन्हें समझ लिया ना तो विंडरोज डायग्राम बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। अब विंड कवरेज क्या होता है, विंड कवरेज देखो आपको मैंने बताया कि यहां पर एक एयरपोर्ट साइट का आपने सिलेक्शन किया। अब इस एयरपोर्ट साइट पे कुछ नॉर्थ डायरेक्शन से विंड होंगी, कुछ ईस्ट डायरेक्शन से होंगी, कुछ साउथ डायरेक्शन से होंगी और कुछ वेस्ट डायरेक्शन से होंगी। अब इनके भी अगर हम डायरेक्शन देखें तो बीच में कुछ डायरेक्शन हम यहाँ पर बना सकते हैं, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट हुआ, ठीक है। और भी कुछ डायरेक्शन देखें तो इनको और डायरेक्शन में हम बात सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाता है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर जो डायरेक्शन निकल करके आती है वो होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि पूरे साल में कितने परसेंटेज ऑफ टाइम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइम हमारा जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है अपनी स्पेसिफाइड लिमिट में रहा, वो आपका विंड कवरेज कहलाएगा। विंड कवरेज का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई डायरेक्शन यहां पर डिसाइड कर दी है कि ये रनवे की डायरेक्शन है, रुकिएगा, ठीक है, ये रनवे की डायरेक्शन है, आपने डिसाइड कर दिया ये रनवे की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे क्रॉस विंड कंपोनेंट आएंगे, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन से, जो अलग अलग डायरेक्शन में हवाएं जाएंगी उनके कारण अलग अलग क्रॉस विंड कंपोनेंट आएंगे। तो उन क्रॉस विंड कंपोनेंट का हम परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरेशन देखेंगे। परसेंटेज ऑफ टाइम मतलब अगर एक ईयर में बोलें तो एक ईयर में होते हैं 365 दिन, और उन 365 दिन को 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो आपके 86,400 घंटे, ठीक है। इस तरीके से आपका टाइम होता है, ठीक है। 365 इंटू 24 अगर हम बात करें तो ये आपका आवर्स होता है, जो भी होता हो 86,400 जो भी होता है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर 365 इंटू 24 तो इतना आपका टाइम होता है। अगर आप इसमें देखें कि साल भर में कम से कम 300 घंटे क्रॉस विंड कंपोनेंट स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा गया, मतलब यदि मैं 25 किलोमीटर पर आवर्स मान लेता हूं तो मैं मान लेता हूं यहां पर स्पेसिफाइड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर्स है, और अगर क्रॉस विंड कंपोनेंट 25 किलोमीटर पर आवर्स से ज्यादा गया, वो कितना है 300, तो 300 अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 100 अगर हम ये कर देते हैं यहां पर, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, विंड कवरेज। तो हम विंड कवरेज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ टाइम in a year during which the crosswind component is, या फिर इससे the crosswind component
remains within remains within specified limit, remains within specified limit, specified limit। तो उस टाइम को क्या कहा जाता है? दैट टाइम इज नोन एज, दैट परसेंटेज टाइम इज नोन एज विंड कवरेज, विंड कवरेज। तो वो टाइम क्या कहा जाएगा? परसेंटेज, उसको कहा जाएगा विंड कवरेज कहा जाएगा। बट एक पॉइंट ध्यान रखना, एस पर एफ ए, एस पर एफ ए के अकॉर्डिंग फॉर डिजाइनिंग पर्पस, फॉर डिजाइन एट लीस्ट 95% विंड कवरेज शुड बी अवेलेबल, 95% विंड कवरेज शुड बी अवेलेबल, शुड बी अवेलेबल। अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना? एटलीस्ट 95% विंड कवरेज अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारी डायरेक्शन इस तरीके से हम चूज करेंगे कि हमें विंड कवरेज इतना मिले। बट यदि मान लीजिए समय, अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत बिजी है ट्रैफिक, बहुत बिजी है ट्रैफिक, तो यही लिमिट को बढ़ाकर 98% तक किया जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट बिजी है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये लिमिट बढ़ा करके 98% तक कर दी जाती है, 98% तक। तो FFA के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 95 होना चाहिए, बट अगर बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक है वहाँ पर तो उसको बढ़ा करके 98% तक कर दिया जाता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर मेंशन किया है। अब मैं आपसे बात करता हूँ विंड रोज डायग्राम की, विंड रोज डायग्राम। ठीक है, तो विंड रोज डायग्राम होता क्या है अब समझना थोड़ा सा। ठीक है, विंड रोज डायग्राम होता क्या है? विंड रोज डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो एयरपोर्ट की साइट पर आपको, एयरपोर्ट की साइट पर आपको विंड का डायरेक्शन, विंड का ड्यूरेशन एंड विंड की इंटेंसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे द विंड डाटा दैट इज डायरेक्शन, ड्यूरेशन and intensity are graphically represented by a diagram called Windrose diagram। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा कम से कम इंपॉर्टेंट, कि 5 स्टार दे लीजिएगा, कम से कम यही बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? ठीक है, इसका काम है टू एनालाइज द विंड डाटा and obtaining a suitable direction, obtaining a most suitable direction, बोलिएगा most suitable direction for runway alignment, रनवे अलाइनमेंट को फिक्स करने के लिए एक मोस्ट सुटेबल डायरेक्शन को हमें निकालना है, और वो हम किससे निकालते हैं? हम विंड डाटा से निकालते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विंड रोज डायग्राम के लिए जो विंड डाटा है वो कितना लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, फॉर विंड रोज डायग्राम एट लीस्ट 5 ईयर डाटा, एट लीस्ट 5 ईयर पीरियड डाटा शुड बी कलेक्टेड। कम से कम कितना? 5 ईयर, बट प्रेफरेबली 10 ईयर्स। कितना हम प्रेफर करेंगे कि 10 ईयर का डाटा मिल जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें डाटा मिलेगा उतना ज़्यादा हम अनुमान अच्छा लगा पाएंगे कि डायरेक्शन कहाँ है। बट अगर नहीं मिल रहा है तो 5 ईयर का डाटा हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी डाटा लेना है तो वो सारे ऑब्जर्वेशन कहाँ लेना है? ऑन द साइट या नियर द साइट। तो ऑब्जर्वेशंस आर टेकन नियर द साइट,
लेकिन एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया, सर आपने बोला था कि हिल टॉप पे जाकर के, लास्ट लेक्चर में आपने बोला था कि हिल टॉप पे जाकर के सर वहां पर हम हिली एरियाज में जो टॉप सरफेस होती है वहां पर साइट सुटेबल मानते हैं, साइट सिलेक्शन के लिए वो पॉइंट सुटेबल मानते हैं, प्लेसेस सुटेबल मानते हैं। तो सर आप मुझे बताइए कि वहां पर अगर डाटा नहीं मिल पाया तो वहां पर डाटा, तो हम क्या करते हैं उसके नियर बाय, यदि हमें कहीं डाटा नहीं मिल रहा है, ये एक साइट सुटेबल है, इसका कहीं डाटा नहीं मिल रहा है, तो इसके नियर बाई पॉइंट्स पे हम डाटा ले लेते हैं, ये नियर बाई पॉइंट्स पे, और इस डाटा को क्या कर लेते हैं, इंटरपोलेट। अदरवाइज क्या करते हैं, इसी साइट पर एटलीस्ट 1 ईयर का डाटा, ये जो ग्रीन लाइन बनाई है ना, तो एटलीस्ट 1 ईयर का डाटा हम यहां पर निकाल लेते हैं, और 1 ईयर का डाटा निकालने के बाद साइड की साइड से हम उसका इंटरपोलेशन करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो अगर डाटा कुछ नहीं है तो इंटरपोलेशन करेंगे, या फिर उसी पर्टिकुलर साइट पे जाकर के 1 साल का डाटा निकाल लेंगे, उसके बाद साइट से इंटरपोलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि यहां पर नोट करके अगर आप पॉइंट लिख सकते हैं, इफ डाटा ऑफ any location or direction is not taken, then it is fixed by nearby stations data, और उसमें लिख सकते हैं बाय इंटरपोलेशन, और बाय कलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ईयर डाटा, एटलीस्ट 1 ईयर डाटा। इस तरीके से हम यहां पर विंडोज का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मिनिमम कितने, 5 ईयर का, लेकिन प्रेफरेबली कितना, 10 ईयर का। और उसके बाद हम विंडोज डायग्राम बनाते हैं। तो देयर आर two type of विंडरोज डायग्राम। यहां पर 2 तरीके के विंडरोज डायग्राम बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। अब ये टाइप 1 विंडरोज डायग्राम, टाइप 2 विंडोज डायग्राम है क्या? टाइप 1 डायग्राम वो होते हैं जो केवल शोइंग डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड, जो केवल डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड। और अगर हम बात करें शोइंग, जो टाइप 2 डायग्राम है वो क्या करते हैं, शोइंग डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड, इंटेंसिटी ऑफ विंड। तो ये तीनों चीजें शो करते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो टाइप 1 डायग्राम है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, पेन चला, ठीक है, चलो, ठीक है, सॉरी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे विंडरोज डायग्राम होते हैं, तो विंडरोज डायग्राम में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो विंडरोज डायग्राम क्या होता है, जो डायरेक्शन और ड्यूरेशन शो करता है वो टाइप 1, और जो डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी तीनों को शो करता है वो कौन सा होता है, टाइप 2। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि टाइप 1 डायग्राम क्या होता है, टाइप 2 डायग्राम क्या होता है, टाइप 1 में क्या क्या चीजें शो करते हैं, टाइप 2 में क्या क्या चीजें शो करते हैं। अब दोनों डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों डायग्राम बता रहा हूँ वो होता क्या है। मैं यहां पर सिंपली एक डाटा लेकर के आया हूं आपके लिए, ठीक है, सिंपली एक डाटा। अब इसमें क्या है, ये विंड डायरेक्शन है। विंड डायरेक्शन के अलावा क्या दिखा रहा है, एक रेंज दिखा रहा है 6.4 to 25 kmph, 25 to 40 kmph और 40 to 60 kmph। ये ड्यूरेशन ऑफ विंड है, किसमें, परसेंटेज में। ड्यूरेशन टाइम है, ड्यूरेशन मतलब क्या है, टाइम। तो ये टाइम है किसमें, परसेंटेज में। जिस पर्टिकुलर, अगर हम बोले कि अगर मैंने 1 ईयर का डाटा लिया है तो 1 ईयर में 7.4% टाइम, 7.4, 1 ईयर में जितना आवर्स है उसमें से 7.4 आवर्स के टाइम में विंड इस रेंज में रही है, 2.7 में इस रेंज में रही है, 0.2% टाइम में 40 to 60 में रही है। और इन तीनों का समेशन, इसका समेशन हमने यहां पर लिखा हुआ है इस वाले पैरामीटर में। अब देखिएगा यहां डायरेक्शन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 डायरेक्शन मानी गई हैं। अब ये 16 डायरेक्शन कैसे मानी गई, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। 16 डायरेक्शन कैसे मानी गई हैं, यहां पर ये है, तो आपने एक ये बनाई, 4
4 डायरेक्शन हो गई, 4 के बाद 4 ये 8 हो गई, 8 के बाद यहां पर 1 9 10 11 12 13 14 और 15 16। मतलब आप यहां पर देखो, अब इसी डायग्राम को मैं आपको दिखा रहा हूं आगे, तो इसी डायग्राम को देखो तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन दिखा, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन दोनों, और उसके बाद साउथ ईस्ट के ईस्ट साइड में है तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और यहां पर साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से टोटल हमारे कितने 16 डायरेक्शन हो गए हैं, ठीक है। कितने हो गए हैं, 16 डायरेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर जो टाइप 1 डायग्राम है वो कैसे बनेगा वो समझिएगा, ठीक है। टाइप 1 डायग्राम की यदि मैं बात करता हूं, इसी विंड डाटा टेबल से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बनाएंगे टाइप 1 डायग्राम। टाइप 1 डायग्राम, तो टाइप 1 डायग्राम में ध्यान रखना, रेडियल लाइंस, जो रेडियल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट्स कर रही हैं, रेडियल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं विंड डायरेक्शन को। किसको, विंड डायरेक्शन को, ठीक है। और जो सर्किल है, सर्किल हैं, वो सर्किल किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ विंड को, ड्यूरेशन ऑफ विंड को, ठीक है। तो आप यहां देखिएगा, ये है आपका टाइप 1 डायग्राम। इसमें जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ विंड। मतलब ये 5% मैंने बोल दिया, ये कितना बोल दिया, 10% बोल दिया, ये बोल दिया है 15%। तो एक स्केल बना लिया कि 5% के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यहां पे आएंगी, 10% टाइम ड्यूरेशन में इतना आएगा, 15% टाइम ड्यूरेशन में इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जो डाटा है आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन का डाटा पकड़िएगा, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन, अब नॉर्थ डायरेक्शन का आपने डाटा पकड़ा और नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा 6.4 टू 25 किलोमीटर पर आवर, इस इंटेंसिटी में 25 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से जब बह रहे हैं हवा, तो कितना प्रतिशत टाइम है, 7.4%। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देखिएगा यहां पर हमने क्या किया कि ये जो है अलग अलग डायरेक्शन नहीं देखा, हमने एक देखा था 7.4%, ठीक है। अब यहां तो नहीं बनाया, तो हमने क्या किया कि नॉर्थ डायरेक्शन में 6.4 टू 25, 25 टू 40 और 40 टू 60, इसमें टोटल निकाला कितना प्रतिशत टाइम हमारा इस डायरेक्शन में हवा बह रही है, चाहे वो 6.4 किलोमीटर पर आवर से हो, चाहे 60 किलोमीटर पर आवर से हो, इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर रेंज में कितनी हवा बह रही है, कितना है, कितने टाइम, 10.3। तो जो हमारा सर्किल है वो किसको बता रहा है, टाइम ड्यूरेशन को। तो हमने सर्किल पे 10 वाले पे गए और 10.3 पे एक मार्क कर दिया, ये दिखाई दिया, 10.3 पे एक मार्क किया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिएगा, आप आइएगा दूसरे में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आए तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालिए कितना, 8.1%। अगर 8.1% निकाला है यहां पर, तो देखिएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो 8 पॉइंट, अब ये आपका 5 था जो सर्किल और यहां 10 था, तो 8.3 कहीं यहां आया, ठीक है। उसके बाद आप कहां आए, नेक्स्ट डायरेक्शन में आए, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आए तो यहां पर पूरा टाइम लगाया 3.9%, 3.9%। जब 3.9% लगाया तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो आपकी विंड जा रही है इस वाली लाइन में, रेडियल लाइन, इस पे 3.9% में कर दीजिएगा। इसी तरीके से टोटल ड्यूरेशन टाइम है उनको आपने मार्क किया और लास्ट में इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर दिया, जब लास्ट में इन पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है, तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने पे आपको ये डायरेक्शन मिल रही है कुछ इस तरीके से, ये डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके कुछ डायग्राम मिल रहा है, और जो ये इस तरीके का डायग्राम मिल रहा है, इस डायग्राम में जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी, वही सबसे लॉन्गेस्ट लाइन हमारी रनवे की डायरेक्शन कही जाती है, वही सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लाइन हमारी क्या कही जाती है, रनवे की डायरेक्शन। तो अगर मैं लिखना चाहूं इस डायग्राम को देख करके, तो हम लिखेंगे द बेस्ट डायरेक्शन फॉर रनवे, the best direction for runway is usually along the longest line on windrows diagram,
ठीक है, हमने क्या किया था, हमने क्या किया, जो डायग्राम है उसका डाटा कलेक्ट किया। अब आपको क्वेश्चन ये रहा सर ये डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, तो मैं बता दे रहा हूं। डाटा कलेक्ट करने का सिंपल प्रोसीजर है, जो हमने डायरेक्शन ली है नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन हमने यहाँ पर साइड का माना है और यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन लिए, तो हमने यहाँ पर जो अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया है मेजर करने के लिए, उससे नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन से 22.5 डिग्री एंगल पे, 22.5 डिग्री एंगल पे जितना भी विंड कवरेज आ रहा है, 22.5 डिग्री एंगल पर जितना भी विंड कवरेज आ रहा है उसको नॉर्थ डायरेक्शन का डाटा मान के किया है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए हम वहां पर 22.5 डिग्री का कवरेज मान करके जो भी डाटा आता है वो डाटा वहां पर कंप्लीट कैलकुलेट कर लेते हैं, और कितने टाइम के लिए, जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन को भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि कहाँ से आया है। क्लियर हुई? तो विंड डायरेक्शन हमें दिया होता है, उसमें स्पीड हमें पता होगी, और स्पीड के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे हमारा किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस पॉसिबल हो रहा है, और लास्ट में निकालेंगे टोटल इन ईच परसेंट, इन ईच डायरेक्शन इन परसेंटेज। टोटल क्या है, टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है इन ईच डायरेक्शन इन परसेंटेज। अब आप एक काम कीजिए, ये डायरेक्शन तो आपने प्लॉट कर लिए, तो अंदर का जो भी हैच पोर्शन ये आ रहा है, जो भी इतना हैच पोर्शन आ रहा है, तो ये सारा टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका टाइम कवरेज हो गया एक तरीके से कि नहीं? अभी नहीं हुआ। टाइम कवरेज क्या था आपका, विंड कवरेज क्या था, जिसमें क्रॉस विंड कंपोनेंट आपका स्पेसिफाइड टाइम में है। तो अगर हम इस टाइम पीरियड को काउंट करेंगे, पूरे टाइम पीरियड को काउंट करते हैं, तो यहां पर ये जो टाइम पीरियड है वो 86.5% निकल करके आता है। ध्यान दीजिएगा 86.5 काउंट करके लिखिएगा इसको। 10.3 प्लस 8.1 3.9 1.8 0.4 इन सभी को काउंट करके आप कैलकुलेट करेंगे तो 86.5 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 86.5% ऑफ टाइम जो है हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, वो हमारा मिल रहा है 6.4 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड की विंड का डायरेक्शन मिल रहा है, वो टाइम ड्यूरेशन है। तो बताइएगा कि अगर मैं 100% टाइम मान रहा हूं तो क्या 100 माइनस 86.5 टाइम्स से अगर हम देखें, 100 माइनस 86.5 को अगर हम देखें तो हमारा 13.5% टाइम जो विंड की स्पीड है, जो विंड स्पीड है वो 13.5% से कम है। वो किससे, वो 6.4 किलोमीटर पर आवर से कम है, यानी विंड स्पीड लेस देन है 6.4 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि 60 तक हमने निकाल लिया है। हो सकता है यानी, तो ध्यान रखिएगा ये पीरियड आपका कहा जाता है काल्म पीरियड, शांत हवा का समय। काम पीरियड यानी शांत हवा का समय। तो यहां पर एक और डेफिनेशन हम यहां पर लिखेंगे, काम पीरियड। तो ये भी पूछा जाता है काम पीरियड क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, काम पीरियड होता है कि परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग which wind intensity is less than 6.4 किलोमीटर पर आवर्स, वो हमारा क्या होता है, काम पीरियड। और काम पीरियड जो होता है वो हमारा टाइप 1 डायग्राम में ही शो करते हैं। और ध्यान रखिएगा यहां पर क्रॉस विंड का कोई भी इफेक्ट नहीं माना गया है, तो आप लिख सकते हो उसमें नोट करके, दिस type of wind rose does not account for the crosswind component, does not account for the क्रॉसविंड कंपोनेंट। क्रॉसविंड कंपोनेंट को ये ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उनको ज़्यादा अकाउंट्स नहीं करते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। टाइप 1 डायग्राम क्लियर होगा, कैसे बनाना है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब टाइप 2 में चलते हैं। ये टाइप 1 है, टाइप 1 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 ये है। अब टाइप 2 में बहुत ज़्यादा दिख रहा है कुछ, तो हम पहले टाइप 2 के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। टाइप 2 होता क्या है? टाइप 2 में यदि मैं बात करता हूँ आपको, तो टाइप 2 में जो रेडियल लाइंस है वो तो आपकी डायरेक्शन शो करेंगी। जो रेडियल लाइंस है वो आपका क्या डायरेक्शन शो करेगा, डायरेक्शन, ठीक है।
रेडियल लाइंस अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, विंड डायरेक्शन शो करेंगे, ये तो सेम है, ये क्या करेंगे, विंड डायरेक्शन। और यदि मैं बात करता हूं यहां पे सर्किल की बात करता हूं, तो हर एक सर्किल विंड इंटेंसिटी शो करता है, जबकि वहां पर क्या था, टाइम पीरियड शो कर रहा था, यहां विंड इंटेंसिटी शो कर रहा है। ठीक है, विंड इंटेंसिटी ऑन सम स्केल, किसी स्केल पर विंड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पैरामीटर लिखे हुए, ये वर्ड्स लिखे हुए, ये क्या है, ये 0.2, 0.4, 0.4, ये क्या है, द वैल्यू हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं परसेंटेज ऑफ टाइम, या यहां पर लिख लीजिएगा वैल्यू रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ टाइम, percentage of time in a year during which the wind having a particular intensity in respective direction। क्या बोल रहा है कि यहां पर अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू क्या कही जाती हैं, वो वैल्यू क्या कही जाती हैं, वैल्यू जो हमारी हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे वैल्यू रिप्रेजेंट, वैल्यू कौन सी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, वैल्यू इन सर्किल रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच विंड having a particular intensity in specified direction में क्या है, पर्टिकुलर इंटेंसिटी रख रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, वो हमारा हो जाएगा, वो वैल्यूज हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं यहां पर देखिएगा, अगर ये 2.7 7.4 को देखें तो 7.4 आपकी टेबल, वही टेबल में उठा रहा हूं, तो देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, इसमें अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना था, 7.4, कितना था 7.4, और कहां 6.4 से 225 किलोमीटर के बीच में। तो यदि हम बात करें यहां पर ये जो डायग्राम है, तो देखो 7.4 इंटेंसिटी हमने बनाया है, पहला वाले का इंटेंसिटी मैंने कुछ बोल दिया सर्कल की, दूसरे वाले सर्कल की कुछ इंटेंसिटी, तीसरे वाले सर्कल की कुछ इंटेंसिटी। ठीक है, मान लो अगर ये 25 तक ये तो 0.6.4 से 25 से कुछ और 25 से 60, तीसरा सर्कल, 3 पैरामीटर थे वहां पर, तीनों पर, तो ये 75 वैल्यू यहां पर मार्क कर दी, फिर 57 उसके बगल में थी, वो मार्क कर दी, 24 मार्क कर दी, इसी तरीके से सारे वैल्यू मार्क कर दी हमने टेबल से उठा करके। तो देखिएगा यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है वो देखिए 57 है, फिर 24 है, और उसके बाहर 27, 2.1, 2.7, 2.1 एंड 0.2, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हुए हम चले गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ रहा है 2.7 और ऊपर कितना 0.2 आया या नहीं, क्लियर हुई बात। अब हमें क्या करना है, एक इस तरीके से एक स्ट्रिप बनाना है, और स्ट्रिप इस तरीके से बनाना है कि इस पे 3 लाइन होंगी, कितनी लाइन होंगी, 3 लाइन, और इस 3 लाइन में ये दोनों लाइन इक्वी डिस्टेंस होने वाले हैं, इक्वी डिस्टेंस होने वाले हैं, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस विंड कंपोनेंट। सपोज अज्यूम करते हैं हम यहां पर कि अज्यूम जो हम कर रहे हैं मिक्स ट्रैफिक है, तो क्रॉस विंड कंपोनेंट 25 kmph होना चाहिए, किसकी वैल्यू, क्रॉस विंड कंपोनेंट। तो क्रॉस विंड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस होती है ऑन अ स्केल एज पर CWC के अकॉर्डिंग जिस स्केल पे हमने सर्किल बनाए हैं उसी स्केल पे ये डिस्टेंस लेकर के चलते हैं। तो ये डिस्टेंस D और ये डिस्टेंस D, दोनों डिस्टेंस D इक्वी डिस्टेंस होता है, सेंट्रल लाइन। और फिर हम इस तरीके से रखते हैं कि सेंट्रल लाइन सर्किल के बीच में आए। नहीं आ रही है बात समझ में, देखो ये हमने बनाया एक स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के सेंटर लाइन यहां पर आई, और अगर हम सेंटर लाइन की बात करें तो इसकी जो टोटल विड्थ अगर हम बात करते हैं, टोटल विड्थ में ये जो हाफ विड्थ है वो इस तरीके से डिसाइड की जा रही है कि वो क्रॉस विंड कंपोनेंट के बेसिस पे डिसाइड की जा रही है। और क्रॉस विंड कंपोनेंट्स अगर मान लो 25 kmph मान लिया, तो ये डिस्टेंस D एक स्केल पे डिफाइन होगी जो कि 25 kmph को डिफाइन कर रही होगी। आई बात समझ में, जैसे सर्किल के लिए हमने स्केल पे डिसाइड किया हुआ है। अभी क्लियर हुई बात,
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके सेंटर को इस तरीके से प्लेस करेंगे, इस सेंटर को, इस सेंटर लाइन को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि हमेशा ये सर्किल के सेंटर से पास हो। किससे पास हो? सर्किल के सेंटर से। ये जो सेंटर लाइन है हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होना चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपने ले लिया, तो अब ये वाला पोर्शन जो आया कंप्लीट पोर्शन, इस कंप्लीट पोर्शन में जितनी भी वैल्यू आ रही है उनका समेशन करेंगे। इस पोर्शन में जितनी भी वैल्यू आ रही है इनका क्या करेंगे? समेशन। और यदि आपको कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में मिल रही हैं तो उनका, यहां आपको कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में मिल रही हैं तो उनका फ्रैक्शन में भी एडिशन करेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, ये जो पॉइंट है अगर मैं बात कर रहा हूं 0.5, तो 0.5 का अगर हम देखें तो केवल 10% ही यहां पर है, 10 या 20% ही यहां पर जो इस स्ट्रिप के अंदर आ रहा है। तो केवल इस 0.5 का 10% यानी 0.5 का 20% आप मान के चलो, उसको हमें ऐड करना है। तो इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, 0.3, 0.2, 0.2 और 1.3, 2.7, 2.1, 4, 7.4, 5.7, इन सभी वैल्यू को सम अप करेंगे और जिस डायरेक्शन में वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। अब आप एक इस तरीके से रख सकते हो, एक अगर आप बात करो तो इसको इस तरीके से रख दो, एक आप इस तरीके से रख दो, किसी भी तरीके से रख सकते हो इसको, और उसके अंदर आने वाले सभी वैल्यू का समेशन करोगे। जहां पर आपको मैक्सिमम सम मिलेगा, जहां पर आपको मैक्सिमम सम मिलेगा वो आपका रनवे डायरेक्शन हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाता है? रनवे डायरेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहां पर रनवे डायरेक्शन क्लियर करते हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर कि विंड कवरेज, यहां पर अगर हम डिफाइन करेंगे विंड कवरेज, तो विंड कवरेज का मतलब क्या होता है कि आपने क्रॉस विंड कंपोनेंट के अंदर ही बोला है 25 किलोमीटर पर 25 kmph से कम, उसी स्केल पे वो स्टेप बनाइए तो वो विंड कवरेज आएगा। वो पूरा टाइम क्या आ जाएगा? विंड कवरेज। तो जितना भी आप ये समेशन करके निकालोगे, जो भी समेशन निकालोगे वो समेशन आपका क्या कहा जाएगा? विंड कवरेज। वो परसेंटेज टाइम आपका क्या कहा जाएगा? विंड कवरेज। तो विंड कवरेज की बात करें, सम ऑफ ऑल द परसेंटेज शोन इन सेगमेंट, जो उस सेगमेंट में शोन हो रहे हैं उनका समेशन क्या होगा? विंड कवरेज। और रनवे डायरेक्शन, यदि मैं बात करूं तो रनवे डायरेक्शन की बात करूं तो रनवे डायरेक्शन should be along the direction indicated by the center line। जो भी सेंट्रल लाइन है, जो भी स्ट्रिप हमने बनाई थी, उस स्ट्रिप की सेंटर लाइन है, उसी स्ट्रिप की सेंटर लाइन की डायरेक्शन में हमारा रनवे का डायरेक्शन आता है। तो इस तरीके से टाइप 2 डायग्राम में हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर काम पीरियड डिफाइन नहीं होता है, यहां पर काम पीरियड तो केवल टाइप 1 में डिफाइन होता है। तो आई होप कि चीजें अब पूरी क्लियर होंगी। अगर नहीं आया वीडियो समझ में, थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा, बाद में देखिएगा, एक आध बार और देखिएगा, और अगर डाउट स्टिल रहता है तो लाइव सेशंस में भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आज का क्विज कर लेते हैं जल्दी से। क्विज हमने क्या पढ़ा और क्या समझा? तो टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ रनवे इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, कहाँ? लॉन्गेस्ट लाइन ऑन द विंडरोज डायग्राम, शॉर्टेस्ट लाइन तो नहीं होती है, लाइन क्लियर ऑफ विंडरोज डायग्राम नहीं, लाइन क्लियर ऑफ विंडोज, तो नन ऑफ दीज, तो क्या होता है? लॉन्गेस्ट लाइन ऑन द विंडरोज डायग्राम। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडरोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रनवे ओरिएंटेशन। यस, रनवे ओरिएंटेशन की एस्टिमेशन ऑफ रनवे कैपेसिटी। कहीं पे आपने पढ़ा रनवे की कैपेसिटी के लिए विंडरोज डायग्राम को यूज किया? नहीं, अभी कैपेसिटी की तो हमने बात की ही नहीं है। कैपेसिटी मतलब कितने एयरप्लेन्स को एकोमोडेट कर पाता है। तो कई बार बोला जाता है कि रनवे एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा, अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो एक से ज्यादा रनवे, और एक से ज्यादा रनवे के लिए हमें विंडरोज डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो कैपेसिटी की भी बात ही नहीं की। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ होल्डिंग एप्रोन, ज्योमेट्रिक डिजाइन की तो बात की ही नहीं, अभी तो हमने रनवे की डिजाइन की है, एप्रोन की तो बात की ही नहीं है। तो एप्रोन की डिजाइन के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? केवल ओनली वन के लिए यहाँ पर सुटेबल है।
तो यहाँ पर क्विज भी कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। और अब लेक्चर थोड़े से कंटिन्यूशन में मैं रखने की कोशिश करूंगा, हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक लेक्चर कम से कम मिल जाए एयरपोर्ट का, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सारे नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।